हेलो बच्चों, क्लास 10th का मैथमेटिक्स रिवीजन का वीडियो सीरीज मैंने शुरू कर दिया है और आज से पर डे मैं एक चैप्टर का वीडियो लेक्चर अपलोड करते जाऊंगा। इस वीडियो सीरीज में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे केवल वही बताए जाएंगे, क्योंकि ये रिवीजन है। तो जो बच्चे एक बार पढ़े होंगे पूरा सिलेबस वही ये चीज़ें देखेंगे, वरना अन्य को देखने का कोई मतलब नहीं है। ये आपके एग्ज़ाम के जो दृष्टि से है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे जाएंगे। क्लास 10th का जो पहले चैप्टर का सिलेबस है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ना है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ना है आपको, करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 2, ये सब अपरिमेय संख्या है सिद्ध कीजिए, ये पढ़ना है आपको। और इसी के साथ साथ शांत और अशांत दशमलव प्रसार पढ़ने हैं। संख्या पद्धति में आ जाते हैं। संख्या पद्धति में पहले संख्याओं का हमें ज्ञान होना चाहिए। पहला है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती हैं जो 1 से प्रारंभ हो, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएं, उन्हें हम प्राकृतिक कहेंगे। वहीं पे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या वे संख्या होती हैं जो 0 से प्रारंभ हो, 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएं, तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं? तो माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट के बीच की जितनी भी संख्या होती हैं उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो p/q के रूप में हो उन्हें परिमेय कहते हैं, परंतु शर्त होनी चाहिए q की जगह 0 न हो। अगर मान लेते हैं हम q की जगह 0 रख रहे हैं तो p की जगह 2 रख दो, q की जगह 0, तो 2 में जब 0 से भाग दोगे तो इनफाइनाइट आएगा। अगर इसी 2 को हम यहाँ भेज दें तो 0 गुणे इनफाइनाइट बराबर 2, यानी दोनों को गुणा करो कितना गया? 0। क्या 2 0 के बराबर होता है? नहीं, 2 तो 2 होता है और 0 तो 0। इसका मतलब जहाँ 2 व्यक्ति खड़े हैं हम वहाँ यह नहीं कह सकते कि वहाँ कोई व्यक्ति नहीं है। जहाँ 2 सेव रखे गए हैं हम वहाँ यह नहीं कह सकते कि यहाँ कोई सेव नहीं है। 0 का मतलब वहाँ कुछ भी नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल में 3/4, 5/4, 3/4, 5/6, माइनस का 7/8 और माइनस का 10/4। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या को जनरली तौर पे रूट n लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रूट n। n का मतलब होता है अभाज्य संख्याएं। n का मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्याएं। उदाहरण के तौर पे करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 7, करड़ी में 11, करड़ी में 13। देखो 3 5 7 जो है ये अभाज्य हैं और इनको अगर रूट में लिख दिए तो ये अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। अपरिमेय संख्या में हम कोई भी संख्या जोड़ेंगे या घटाएंगे हमें अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। अपरिमेय संख्या में किसी भी परिमेय संख्या का गुणा या भाग करने पे भी हमें अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। ठीक है, थोड़ा हमने तेज बताया, आप लोग इसको समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, आइए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किसे कहते हैं? ध्यान से देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किसे कहते हैं? इस प्रमेयिका को सबसे पहले देने वाले व्यक्ति का नाम था यूक्लिड, इसलिए उन्हीं के नाम पे ये पड़ गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ध्यान देखिए, अगर दो धनात्मक संख्याएं a और b हैं तो हम a और b को इस तरीके से लिख सकते हैं कि b बराबर aq प्लस r, जहाँ b बड़ी संख्या होगी और a छोटी संख्या होगी। उदाहरण के तौर पर अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक है 12, दूसरा है 20। दो संख्याएं हैं, दो धनात्मक संख्याएं हैं, तो हम लिख सकते हैं 20 बराबर जो बड़ी संख्या वो यहाँ होगी और छोटी संख्या कौन है? 12। 12 में एक बार पहाड़ा पढ़ोगे तो 12 एक कम 12, अब 12 में 8 जोड़ दो तो 12 8 20। तो देखो इसी रूप का हो गया कि नहीं? b की जगह पे 20, a की जगह पे 12, q की जगह पे 1 और r की जगह पे 8। ठीक है, एक उदाहरण और ले लेते हैं। अगर हमारे पास एक संख्या हो गया 20, दूसरी संख्या हो गई 60, तो हम इसे लिख सकते हैं दोनों संख्याओं को 60 बराबर 20 गुणे 3, तो 20 × 3 = 60 और प्लस का 0। यहाँ पे r की जगह क्या हो गया?
यहाँ देखो b की जगह पे हमने लिखा है 60, a की जगह पे लिखा है 20 और q की जगह पे आ गया 3, r की जगह पे अपने आप आ गया 0। तो किन्हीं भी दो संख्याओं को हम इस रूप में लिख सकते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे सोचते होंगे सर ऐसे कैसे लिख दिए। तो देखो इसका एक सिंपल सा मेथड है भाग विधि द्वारा। जैसे हमने ये 20 और 60 को लिया तो तुम 60 को यहाँ लिख दो और ये हो जाएगा तुम्हारा 20 यहाँ पे और 20 तिहाई 60, ये कट गया। तो जो बचा, अब जो यहाँ होता है देखो एक तरीका यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ वाले को कहते हैं भाज्य, यहाँ वाले को कहते हैं भाजक। ये है भागफल और जो बच रहा है वो है शेषफल। तो इसे हमने कैसे लिखा है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस का शेषफल। ठीक है, यानी कि भाज्य होगा b, भाजक है a, कितनी बार भाग दिए वो है भागफल और जो बचा वो है शेषफल, यानी कि b बराबर AQ प्लस R। ये हो गया तुम्हारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिदम। क्या है, अगर हम a और b दो धनात्मक संख्याओं को इस प्रकार लिखें, किस प्रकार, b बराबर AQ प्लस R और इसमें R बराबर 0 प्राप्त हो, तब क्या होगा, तब A B का पूर्ण गुणज होगा। बात समझ में आए? पूर्ण गुणज का मतलब अगर हम कहें तब A और B का HCF जो होगा वो A होगा। बात समझ में आए? तब A और B का HCF कौन होगा, A होगा। उदाहरण के तौर पर इसी को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है, A और B दो धनात्मक संख्याएं हैं और उन्हें हम इस तरीके से लिख सकते हैं b बराबर AQ प्लस R। अब ये कहाँ सीखा, अरे भाई ये तो आपने ऊपर ना सीखा, ऊपर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यही है, b बराबर AQ प्लस R, माने भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यही आपने सीखा। जब आपने यही सीखा तो फिर आगे देखिए, एल्गोरिदम यही कह रहा है कि अगर हम R का मान 0 मिल रहा है, जैसे देखो यहाँ पे आपको 20 और 60 वाले में R का मान क्या मिल गया, 0 मिला था, R का मान तुम्हें 0 मिला था। तो 20 और 60 वाला एग्जाम्पल देखिए, तो 20 और 60 में R का मान तुम्हें 0 मिला। उसी प्रकार से यहाँ पे यही कहा जा रहा है, अगर R का मान तुम्हें 0 मिल रहा है तो A और B का जो HCF होगा, वो कितना आएगा, A आएगा। वो कितना आएगा, A आएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर हमें कह दिया जाए कि 32 और 4 का HCF क्या होगा, तो ध्यान से देखो, हम 32 को लिख सकते हैं 32 बराबर 4 के रूप में। 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 8 प्लस 8 चौक 32, 32 में 0 जोड़ो। अब यहाँ R का मान क्या आ गया, 0। तो तुम्हारा जो A था वो क्या है, 4, यानी 4 और 32 का जो HCF आएगा वो होगा आपका 4। इसी प्रकार दूसरा 20 और 70 का HCF पूछ रहा है, तो ध्यान से देखो 70 बराबर लिख सकते हो 20 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे 20 तिहाई 60 और 60 प्लस 10 70। अब यहाँ 0 नहीं आया तो फिर इस 20 को जो लिखो यहाँ लिखो 20 बराबर और ये 10 है यहाँ लिखो। अब 10 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ो, 2, 10 दूनी 20 प्लस 0। अब आ गया ना, यानी कि 20 और 70 का HCF कितना आया, इसका HCF आ गया तुम्हारा 10। ठीक है, इन सब का 20 और 70 का HCF कितना आ गया, 10। आइए आगे देखते हैं। देखिए कहा गया है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक को 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो आओ देखते हैं। यूक्लिड
विभाजन प्रमेयिका से इस प्रमेयिका से हम जानते हैं b बराबर ए क्यू प्लस आर। ध्यान सुनिए, यदि हम a बराबर 6 रखें तो हमें r का मान क्या मिलेगा? r माने रिमाइंडर। अगर हम किसी भी संख्या में 6 से भाग देंगे तो 6 से छोटी जितनी भी संख्याएं होंगी वही शेषफल के रूप में प्राप्त होंगी। यानी 6 से छोटा 0 है, शेषफल 0 आ सकता है। 1 है, 1 आ सकता है। 2 है, शेषफल 2 भी आ सकता है। 3 है, शेषफल 3 भी आ सकता है। 4 है, शेषफल 4 भी आ सकता है। और 5 है, शेषफल 5 भी आ सकता है। तो आइए देखते हैं। यदि पहला, यदि r बराबर 0 रखने पर, तो जब हम r बराबर 0 रखेंगे तो हमें b बराबर मिलेगा, a की जगह 6 रखेंगे, 6q प्लस 0 माने b बराबर मिलेगा हमें 6q। बात समझ में आ गया? क्योंकि r की जगह तो 0 है। अब 6 के साथ, 6 एक सम संख्या, सम संख्या के साथ किसी का भी गुणा करोगे तो सम मिलेगा, यानी ये सम है। दूसरा बात, r बराबर 1 रखने पर, जब r बराबर 1 रखेंगे तो b बराबर हो जाएगा 6q प्लस 1। अच्छा, 6q सम है, सम में कुछ एक जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? विषम संख्या। ये है विषम संख्या। फिर तीसरी बात, r बराबर 2 रखने पर, जब r का मान 2 रखेंगे तो b बराबर हो जाएगा 6q प्लस 2। अब हमारी बात ध्यान सुनिए, 6q सम है, सम संख्या में सम संख्या जोड़ोगे तो सम संख्या ही मिलेगी। कौन सी संख्या मिलेगी? सम संख्या। आगे देखो, तीसरा हो गया। चौथा देखो, r बराबर 3 रखने पर, जब 3 रखेंगे तो b बराबर 6q प्लस 3। ध्यान से देखो, अगर हम r की जगह कितना रख रहे हैं? 3, तो ये सम है, यह विषम है। सम और विषम को जोड़ने पे विषम संख्या मिलेगी, यानी ये विषम संख्या है। अब पांचवा नंबर है, r बराबर 4 रखने पर, तो ध्यान से देखो, b बराबर 6q प्लस 4, यानी ये एक सम संख्या है। ये क्या है? एक सम संख्या है, क्योंकि 6q भी सम है, 4 भी सम है। सम में सम जोड़ेंगे सम संख्या मिलेगा, यानी ये सम है। ठीक है, आगे देखिए। छठवां, r बराबर 5 रखने पर, तो ध्यान से देखिए, b बराबर 6q प्लस 5। अब ध्यान दो, 6q क्या है? सम संख्या है, और ये क्या है? विषम है। 5 विषम संख्या है। सम में विषम जोड़ेंगे क्या मिलेगा? विषम, यानी ये विषम संख्या प्राप्त होगा। बात समझ में आ गया? तो अब हमारी बात ध्यान दो, विषम संख्या कौन है? 6q प्लस 1। और विषम संख्या कौन है? 6q प्लस 3। और विषम संख्या कौन है? 6q प्लस 5। देखो, यही डब्बा बना रहा हूँ, ये विषम है, ये विषम है, और ये विषम है। ये 3 संख्याएं विषम है। और वही हमारा क्वेश्चन भी है कि या तो वो 6q प्लस 1 होगा, 6q प्लस 3 होगा, 6q प्लस 5 होगा। तो विषम संख्या 6q प्लस 1, विषम संख्या 6q प्लस 3, विषम संख्या 6q प्लस 5। तो ये हो गया। आगे देखिए, अगला है हमारा, धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 का रूप होता है। तो ध्यान से देखो, b बराबर ए क्यू प्लस आर, ए की जगह पे 3 रख दो, तो जब 3 रखेंगे तो r बराबर या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा। यही आ सकता है, जैसे ऊपर किया आपने। ठीक है, अगर हम b बराबर 3q प्लस आर लिखें, जहाँ r का मान 0, 1, 2 में से कुछ भी हो सकता है। अगर r बराबर 0 आया तो b बराबर 3q होगा। दोनों का स्क्वायर करो, क्योंकि उसने बोला पूर्णांकों का वर्ग। क्या बोला है? पूर्णांकों का वर्ग। अगर उसने पूर्णांकों का वर्ग बोला है तो यहाँ लिखेंगे b बराबर 3q, फिर इसका वर्ग करेंगे। b स्क्वायर बराबर 3 का 9, q का q स्क्वायर। ये बातें क्लियर है? आगे देखिए, b स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 3q इंटू 3q। अब यहाँ 3 को अलग कर देंगे और q इंटू q को q स्क्वायर लिख देंगे, और इस पूरे का वैल्यू हम मान लेंगे m है। क्या मान लिया हमने? m। ठीक है, फिर दूसरी बात, अब r की जगह 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर,
जब r की जगह हम 1 रखेंगे तो ये b बराबर 3q प्लस r की जगह 1, दोनों का स्क्वायर कर दो तो b स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ो तो a स्क्वायर माने 3q का स्क्वायर, b स्क्वायर माने 1 प्लस 6q माने 2ab। अब ये q वाला एक साथ रख लो और दोनों में से 3 को कॉमन निकाल लो, जो बच रहा है उसको हमने m मान लिया, तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1। आगे देखो, अब b स्क्वायर बराबर r बराबर 2 रखने पर, r बराबर 2 रखने पर, देखिए r बराबर क्या रखने पर, 2 रखने पर, जब तुम r बराबर 2 रखोगे तो b बराबर 3q प्लस 2, b स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, b स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q, इनको एक साथ रख लेंगे तो 9q स्क्वायर प्लस का 12q और प्लस का 4, इन दोनों में से एक मिनट, इस 9q स्क्वायर ऐसे लिख दीजिए प्लस का 12q और प्लस का 4 को लिख दो 3 प्लस 1, इन तीनों को एक साथ रख लो, यहाँ से 3 कॉमन ले लो तो ये 3 त्रिका 9q स्क्वायर, 3 चौके 12q, 4 हो जाएगा ये, एक मिनट, 4q और प्लस का 1 और ये बाहर 1 है, इसे मान लो m, तो ये हो जाएगा 3, ये हो गया m, 3m प्लस 1 b स्क्वायर। यानी कि हमारा क्वेश्चन तो यही कह रहा था, किसी भी क्वेश्चन देखिए, किसी पूर्णांक m को का वर्ग जो होगा उसे 3m या 3m प्लस 1, तो 3m प्लस 1 और यहाँ पे हमने 3m के तौर पे लिखा है। ठीक है, आ जाइए, अब हम लोग देखेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ये प्रमेय क्या कहता है, इस प्रमेय को ध्यान से समझिएगा। एक धनात्मक संख्या a है, ठीक है, और p अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है, और इस प्रकार से है कि जो p है वो a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो यह भी जानकारी होनी चाहिए, अगर p a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो p a को भी विभाजित करेगा। तो हम मान लेते हैं a कोई धनात्मक संख्या है जिसका गुणनखंड कर रहे हैं, जैसे a कोई धनात्मक संख्या है 12, इसका गुणनखंड किया तो 12 को मैंने पहले 2 से काटा, फिर 2 से काटा और फिर 3 से, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड 2, 2 और 3 मिला। उसी तरीके से a को तोड़ा मैं, a को तोड़ने पे हमें p1, p2, p3, p4 डॉट 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 pn मिला। अब हमने a का स्क्वायर किया, तो a का स्क्वायर किया मतलब इधर जो है इनका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो a स्क्वायर ये हो जाएगा p1 का स्क्वायर, p2 का स्क्वायर, p3 का स्क्वायर डॉट 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 pn का स्क्वायर। ये बातें समझ में आया? अब समझो, अगर हम मान लेते हैं कि p कोई अभाज्य संख्या है, p क्या है? कोई अभाज्य संख्या है जो a स्क्वायर को विभाजित करता है, परंतु हमने ये देखा a स्क्वायर बराबर आ रहा है p1 का स्क्वायर गुणे p2 का स्क्वायर, p3 का स्क्वायर डॉट 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 pn का स्क्वायर, p का स्क्वायर नहीं, परंतु हम ऐसा मान रहे हैं कि जो p है वो स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। लेकिन देखो a का अभाज्य गुणनखंड p1, p2, pn है, अर्थात a को केवल p1, p2, pn ही काट सकते हैं, p नहीं काट सकता है। अगर p काटेगा तो p इन्हीं में से कोई एक होगा, तो मैंने देखो आगे लिखा है, अर्थात p p1, p2, p3 में से ही कोई एक है, यानी इनके अलावा इसे काटने वाला कोई नहीं है। आपको एक उदाहरण के तौर पे भी समझाएंगे, पहले इसको समझ लीजिए। देखिए, अर्थात p या तो p1 हो सकता है, या तो p2, या तो p3 डॉट 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 यही कोई हो सकता है। अर्थात जब इनमें से कोई होगा, तो अगर इनमें से कोई है तो यानी यह p a को भी विभाजित करेगा। सिद्ध कीजिए एक क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन का पहले एग्जाम्पल यहाँ समझ लीजिए। जैसे हमने 12 ले लिया, 12 का अभाज्य गुणनखंड, माने अगर हम 12 का फैक्टर निकालेंगे, 2 से काटेंगे 6 आ गया, फिर 2 से काटा 3 आ गया, फिर 3 से काटा 1 आ गया, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 होगा, 2 होगा, 3 होगा। इन्हें अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड।
खंड कहते हैं। अब 12 का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर। अगर हमें 12 के स्क्वायर को कोई संख्या डिवाइड कर रही है, यानी कि अगर हम मान लें 12 पर हम 144 को काटने वाली संख्या मान लेते हैं 9 है। अगर यह 9 है तो 9 को काट देंगे तो 16 बार जाएगा, 16 9 144 सीधे कट गया। तो इसका मतलब 9 12 के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो इसका मतलब हम ये समझेंगे कि 9 इन्हीं में से कोई एक है। और देखो 3 का स्क्वायर क्या मिल रहा है, 3 का स्क्वायर मिल रहा है 9, यानी कि यह 9 इन्हीं में से एक है। वही कहा जा रहा है कि देखो हमने लिखा है ना यहाँ पे कि अगर P जो है ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है और ए का तो अभाज्य गुणनखंड P1 P2 है, यानी P इन्हीं में से कोई एक है। इसी प्रकार जैसे यहाँ 9 काट रहा है, पहली बात तो 9 अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या चुनना पड़ेगा, ठीक है। तो हम आपको समझाने के लिए कहे हैं, ठीक है। तो 9 यहीं मिल गया। कोई भी नंबर अगर हम चुनेंगे जो 12 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी वह 12 को भी डिवाइड करेगा। जैसे हम ले लें कि एक अभाज्य संख्या 2 144 को काट रहा है, तो 2 सत्ते 14, ये कट गया। फिर 2 ये 4 उतर गया, 2 दूनी 4, ये भी कट गया। इसका मतलब 2 इन्हीं में से कोई है जो इसके स्क्वायर को काट सकता है, वरना कोई दूसरा इसके स्क्वायर को काटने वाला नहीं हो सकता है। जो भी संख्या होगी इन्हीं में से होगी। आइए आगे देखते हैं। ये आपका लास्ट प्रश्न है, इसके बाद आपका चैप्टर ये खत्म हो जा रहा है, ठीक है। सिद्ध कीजिए करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम ऐसा मान लेंगे करड़ी में एक परिमेय संख्या, ये क्या है, परिमेय है। परिमेय मान के चलेंगे, अगर यह परिमेय नहीं होगा तो अपरिमेय होगा, सीधी सी बात है। अब 2 का वर्ग कर दे तो करड़ी में 2 का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा, पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर। 2 का स्क्वायर ध्यान से सुनिए, इसका गुणा इसके साथ कर देंगे तो 2 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। पी स्क्वायर 2 का गुणज है, पी स्क्वायर किसका गुणज है, 2 का, क्योंकि पी स्क्वायर बराबर 2 क्यू स्क्वायर, यानी 2 के साथ कोई नंबर आ रहा है, यानी 2 का गुणज है। यानी हम p बराबर 2r लिख सकते हैं। p बराबर क्या लिख सकते हैं, 2r, यानी पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2r का स्क्वायर। पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2r का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि अगर हम बोलें 2r का स्क्वायर बने 2 का स्क्वायर 4, r का स्क्वायर r स्क्वायर, ठीक है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से 1 और 2 को ध्यान दो, जहाँ पी स्क्वायर लिखा है वहाँ पी स्क्वायर का मान रखो कितना, 4 स्क्वायर। समीकरण 1 में देखो पी स्क्वायर की जगह क्या लिख दो, 4 स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया 4 स्क्वायर। 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, यानी क्यू स्क्वायर बराबर 2r का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो पी स्क्वायर भी 2 का गुणज है और यहाँ देखो क्यू स्क्वायर भी, यानी क्यू भी 2 का गुणज है। अगर हम ऊपर वाले को ध्यान दें तो p बराबर क्या लिख रहे हैं, 2r, और नीचे वाले को ध्यान दें तो p बराबर क्या लिख रहे हैं, 2m, यानी p बराबर 2r और q बराबर 2m। परंतु दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं हो सकता, क्योंकि यह एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या में उभयनिष्ठ केवल एक हो सकता है, इसके सिवा और कोई भी नहीं। परंतु यहाँ उभयनिष्ठ 2 मिल रहे हैं, दोनों में उभयनिष्ठ कौन मिला, 2, अर्थात दोनों में उभयनिष्ठ 2 है, जो कि विरोधाभास है, जो हमारे थ्योरी को का विरोध करता है। दोनों में उभयनिष्ठ कौन मिला, 2, जो कि विरोधाभास है, हमारे थ्योरी का मतलब विरोध कर रहा है। यानी करड़ी में 2 बराबर कभी भी p/q के बराबर नहीं होगा, अर्थात करड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। एक बार फिर से देखिए इसको कैसे करना है, क्योंकि बच्चे इस चीज़ को लेके बड़े ही कन्फ्यूज रहते हैं। करड़ी में 2 बराबर मान लो p/q, फिर दोनों का वर्ग कर दो, फिर ये हो जाएगा 2 का वर्ग, करड़ी में 2 का वर्ग 2 और इधर पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर, इसका गुणा कर दो। अगर पी स्क्वायर बराबर 2 इंटू क्यू स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब p जो है वो 2 का गुणज है। अगर 2 का गुणज है तो p बराबर 2 इंटू r लिख सकते हो। अगर p का मान ये होगा तो p स्क्वायर का मान 4 इंटू r स्क्वायर होगा। अब समीकरण 1 में चले जाओ, क्यू स्क्वायर बराबर 4 इंटू आर का स्क्वायर लिख दो, काट दो तो क्यू स्क्वायर बराबर 2 इंटू आर का स्क्वायर। तो जैसे समीकरण 1 में माने थे p 2 का 2r का गुणज है, 2 का गुणज है, वैसे यहाँ भी तो कह सकते हो
कि क्यू भी किसका गुणज है, 2m का गुणज है। अब ध्यान से देखो, p 2r का गुणज, q 2m का गुणज, दोनों में कॉमन कौन दिख रहा है, 2, यानी कि 2 उभयनिष्ठ है। परंतु परिमेय संख्या p बटे q का मतलब है दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ न हो। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं करड़ी में 2 अपरिमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि दोनों में उभयनिष्ठ कौन आ रहा है, 2, जो कि हमारा जो मान के चले थे उसका विरोध कर रहा है। अगर विरोध कर रहा है यानी यह परिमेय नहीं है। परिमेय नहीं है तो यह क्या है, अपरिमेय संख्या। जो संख्या परिमेय नहीं होती है वही तो अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो आपका सेकंड चैप्टर का होगा।